marginal cost is one of the most important chapter. ये आपका costing का part है, we all know, but actually this comes under management accounts, not cost accounts, rather management accounts. अब स्टूडेंट्स मेरे को पूछता है सर मैनेजमेंट अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है? देखो, कॉस्ट अकाउंट्स में नॉर्मली आपका आता है मटेरियल चैप्टर, लेबर, ओवरहेड्स, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो ये सब कॉस्टिंग का मेन पार्ट आ जाता है. मेन पार्ट तो ये पहला 4 चैप्टर. दिस वाज डेवलप्ड, दिस चैप्टर्स वर देयर फ्रॉम बहुत पहले से ये सब चैप्टर्स हम लोग का था. फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, न्यूअर टेक्निक्स केम इनटू प्ले, न्यू कॉन्सेप्ट्स केम इनटू प्ले, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, like standard costing, budget. तो ये सब जो आ जाता है हम लोग का, इसको हम लोग बोलता है मैनेजमेंट अकाउंट, और ये होता है कॉस्ट अकाउंट. तो डिफरेंस क्या है? थियोरेटिकली अगर आप समझोगे तो दोनों के में मेन डिफरेंस पता है क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ जस्ट कैलकुलेशंस एंड एक एस्टिमेशंस कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, उसके बारे में मटेरियल क्या होगा, लेबर क्या होगा, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन. अब मैनेजमेंट का मतलब ये हो जाता है कि आपको कॉस्ट को रिडक्शन करना है, कॉस्ट को हटाना है, इररिलेवेंट कॉस्ट को लेना नहीं है. तो ये सब और ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाला काम आ जाता है जो आपका मैनेजमेंट अकाउंट्स में काम होता है. दीज आर ऑल डेवलप्ड चैप्टर्स, न्यूअर टेक्निक्स जो हम लोग का बाद में आया है. बाद में बोला तो फिर भी बहुत दिन हो गया है, बट पहला आया था मेरा ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाला चैप्टर्स. उसके बाद और डेवलप्ड स्ट्रेटेजीज, डेवलप्ड चैप्टर्स केम इनटू प्ले व्हिच आर नोन एज मैनेजमेंट अकाउंट्स. तो मैनेजमेंट अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी मैनेजर अपना प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए इसका इनकॉर्पोरेशन करेगा ही करेगा. अब सोचो कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, यू वांट टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस. जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तब आपका ये सब चैप्टर्स काफी काम आएगा, स्पेशली मार्जिनल एंड बजट. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो वी विल कम टू नो अबाउट दिस चैप्टर्स ग्रेजुअली. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करने से पहले एकदम बेसिक का डिस्कशन हम आपको करना चाहता है, एक बेसिक एग्जांपल देके. यू ऑल विल बी रिप्लाइंग मी इन द चैट सेक्शन कि सोचो मेरा एक प्रोडक्ट का सेल्स 10,000 रुपीज, राइट? 10,000 रुपया उसका सेल्स प्राइस है. उसका कॉस्ट 12,000 रुपीज, राइट? तो इफ एन अकाउंटेंट, माइंड इट, नॉट कॉस्ट अकाउंटेंट, एन अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट जो मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट, अगर वो अकाउंटेंट को पूछा जाता है कि बोलिए हम लोग का बिजनेस में ये वाला चीज बेचना चाहिए या बेचना नहीं चाहिए, आप लोग भी बोलोगे, अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पता है तो यू विल से सर ऐसा सिचुएशन में हम लोग का बिजनेस में क्लियर कट लॉस हो रहा है 2,000 रुपया का, राइट एवरीबडी? तो क्या ये बिजनेस करना चाहिए? वो बोलेगा सर लॉस हो रहा है तो लॉस वाला बिजनेस आप क्यों करोगे, राइट? लॉस हो रहा है तो आप लॉस वाला बिजनेस क्यों करोगे? तो सर आप एक आइदर सेल्स को बढ़ाइए या फिर आप दूसरा प्रोडक्शन कीजिए. सेल्स तो हम बढ़ाएगा तो मेरा बिकेगा नहीं, राइट? तो वी कैन नॉट कीप द प्राइसेस वट एवर वी वांट. यहाँ पर इकोनॉमिक्स आ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का बात आ जाता है. तो देयरफॉर वी कैन नॉट कीप वट एवर प्राइस वी वांट. परफेक्ट कंपटीशन में यू ऑल नो कि हम लोग का प्राइस टेकर होता है. हम लोग जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी में बेचना है या उससे कम बेचना है. कम बेचने का क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस पे चल रहा है. तो सर क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलेगा सर इसको बंद कर दीजिए, दूसरा कोई प्रोडक्शन कीजिए. बट अगर आप कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाओगे, उसको अगर आप पूछोगे
कि इसको प्रोडक्शन करना चाहिए, इसको बेचना चाहिए, येस और नो, वो आपसे सबसे पहले पता है क्या पूछेगा? वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि ये जो कॉस्ट है 12,000, इसका थोड़ा और डिटेल्स दीजिए। डिटेल्स बोले तो व्हाट आर दिस कॉस्ट मेड अप ऑफ? सिर्फ एक प्रोडक्शन, एक कॉस्ट तो होता नहीं है, बहुत सारा चीजों से हमको सामान बनता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड ऑल। तो इसको और इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि जो चीज हम लोग बनाया है उसके पीछे वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का लगा है 7,000 रुपीज एंड फिक्स कॉस्ट 5,000 रुपीज, टोटल मिला के 12,000 रुपया। नो एवरीबडी आंसर मी इन द चैट सेक्शन, ये ब्रेकअप जानने के बाद व्हाट विल बी योर डिसीजन? आप अपना मालिक को क्या गाइड करोगे, प्रोडक्शन या सेल्स करना चाहिए या प्रोडक्शन बंद करना चाहिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोला है? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन, टेक योर टाइम। क्वेश्चन समझ में आया? प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट। जो आपको ठीक लगे। ओके बाकी लोग? Okay, so I got answers. मेरे को बहुत जन बोला कि प्रोडक्शन करना चाहिए, तो प्रोडक्शन करना क्यों चाहिए ये कोई नहीं बोला। एक जन बोला वेरिएबल कॉस्ट को कम करना चाहिए। का है कम तो है, सेल्स 10 ये 7, तो कम तो है, मेरा प्रॉब्लम क्या है? फिक्स कॉस्ट वी कैन नॉट चेंज। तो मेरे को बोला सर टोटल कॉस्ट को कम कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट को कम करने का मतलब क्या हो रहा है कि यू वांट टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट, राइट? हम लोग का टोटल कॉस्ट को डिडक्शन का कोई चांस नहीं है और हम लोग करेंगे भी नहीं। हम लोग को डिसीजन लेना है। कॉस्ट का जो सिचुएशन है वो तो है ही, यू कैन नॉट चेंज दैट थिंग। सब कुछ करने के बाद बजट में देखा जा रहा है मेरा वेरिएबल कॉस्ट 7,000 होगा, फिक्स कॉस्ट 5,000 होगा। यू हैव टू टेक डिसीजन, प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस, सेल और नॉट टू सेल। यहाँ पर हम आपको पहले बता दे रहे हैं, आप लोग का जो आंसर था सबका सब करेक्ट था कि वी नीड टू कंटिन्यू प्रोडक्शन एंड वी नीड टू सेल, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में प्लीज रेस्पॉन्ड, आपके हिसाब से कौन सा वाला कॉस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा वाला कॉस्ट इररिलेवेंट है? आपको कौन सा लगता है कि हमको ये वाला मीट करना चाहिए और ये वाला मीट नहीं करेगा तब भी चलेगा? अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके लिए कौन सा वाला कॉस्ट ज्यादा रेलिवेंट होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट? रेस्पॉन्ड प्लीज। I got one answer. Come on, everybody, participate. See, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में क्वेश्चन आता है विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, विच वन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल माय स्टूडेंट्स एक्सेप्ट वन हैव सेड कि सर फिक्स कॉस्ट इज रेलिवेंट। एक बात बोलो, प्रोडक्शन जब 0 होगा, फिक्स कॉस्ट क्या 0 होगा? फिक्स कॉस्ट नेवर चेंजेस। आप प्रोडक्शन 0 करो या लाखों यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखो उसमें तो आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाउ कैन दैट कॉस्ट बी अ रेलिवेंट थिंग फॉर यू? देन सर व्हाट इज द रेलिवेंट थिंग? वेरिएबल कॉस्ट। सर कैसे? आपका टारगेट है, आप जिस प्रोडक्शन कर रहे हो उसके पीछे जो खर्चा हुआ आपका, योर फर्स्ट टारगेट विल बी टू रिकवर द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। जो खर्चा आप उस सामान के पीछे किया है, वही चीज को अगर आप रिकवर नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा? गेटिंग मी? तो क्या फायदा प्रोडक्शन करके? तो हम लोग का मेजर टास्क, मेजर ऑब्जेक्टिव इज
पहले आप वेरिएबल कॉस्ट को मीट कर लो भाई। हम आपको एक सिंपल एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल दे रहा है। मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, मेरा ट्यूशन सेंटर का से मंथली हम वहां पर रेंट देता है 10,000 रुपया। स्टूडेंट एक हो 10,000 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, स्टूडेंट 100 हो तब भी 10,000 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, लॉकडाउन में रूम बंद है तब भी हमको 10,000 रुपया रेंट देना पड़ेगा। तो हाउ कैन दिस कॉस्ट बी रेलिवेंट थिंग फॉर मी? तो आप सोचो, हम आई एम अ स्टार्टअप, हम बिजनेस शुरू किया है, तो मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, सिर्फ 3 जन स्टूडेंट आते हैं, 3 स्टूडेंट्स का एक बैच फॉर्म होता है मेरा। तो हम 3 स्टूडेंट से क्या फीस चार्ज करेगा? हम बोला सुनो, ये 10,000 को आप तीनों को बांटना पड़ेगा, 3,333 यू ऑल विल हैव टू पे। स्टूडेंट बोलता है सर बस इतना ही देना है। हम बोला नो, ये तो फिक्स कॉस्ट है। अब आपसे आपके पीछे हम जो मेहनत कर रहा है, स्टडी मटेरियल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी, मेरा टाइम प्लस मेरा प्रॉफिट, वो सब ऐड करके आप फीस का, आपका फीस और बढ़ जाएगा। सेम थिंग विद अदर 2 स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो ये नाइंसाफी हुआ ना। एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, हम उससे अगर रेंट का, ये 10,000 का रेंट, जहां पर मेरा सेंटर में 20 स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, हम वहां पर एक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट से वो रेंट का शेयर मांग लेंगे, तो उसका फीस तो काफी बढ़ जाएगा। वो तो छोड़ देगा, बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं, इतने सा कोर्स के लिए, क्लास 11-12 का कोर्स के लिए या फाउंडेशन का कोर्स के लिए सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है आपके पास, 6,000-7,000 रुपीज थोड़ी देना है। 2,000 रुपीज से मार्केट में दूसरा टीचर्स मिल जाता है। तो देयरफॉर इफ आई एम अ स्टार्टअप, मेरे पास स्टूडेंट्स अगर कम है, आई विल नेवर ट्राई टू रिकवर दिस रेंट फ्रॉम देम, बिकॉज हमको पता है अगर हम वो लोग से अच्छा पढ़ाएगा, वो लोग से अगर सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट अगर मीट करेगा, तो ग्रेजुअली व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, हम फिक्स कॉस्ट को बियर कर लेंगे, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट? आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट इज टू मीट वेरिएबल कॉस्ट। ग्रेजुअली फिक्स कॉस्ट मीट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम पता है क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा चीज बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब कॉस्ट इज चेंजिंग। कौन सा कॉस्ट चेंज होता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। तो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट, मीट योर वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को मीट कर जाते हो तो ग्रेजुअली व्हेन योर प्रोडक्शन क्वालिटी, योर गुड्स क्वालिटी इज काफी अच्छा होगा, तो ग्रेजुअली योर सेल्स विल इंक्रीज। तो स्टार्टअप लोग कभी भी फिक्स कॉस्ट मीट करने का कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज दाम बढ़ जाएगा। आप अगर स्टार्टअप हो, आपका कंपटीशन आपका प्राइस से होगा, आपका क्वालिटी से होगा। क्वालिटी अच्छा करो, प्राइस एकदम कम रखने का कोशिश करो। दिस इज वाई मार्जिनल कॉस्ट को मैनेजमेंट अकाउंट्स में आ जाता है। यहां पर मैनेजर लोग इंपॉर्टेंस देता है वेरिएबल कॉस्ट को, डिसीजन लेना पड़ता है। पूरा कॉस्ट के बारे में मत सोचो। यही चीज अगर आप अकाउंटेंट को पूछोगे, कोई नॉर्मल आदमी को पूछोगे जिसको कॉस्ट को आता नहीं है, वो सोचेगा अरे यार मेरा तो खर्चा हो जा रहा है, मेरा तो लॉस हो रहा है, बंद कर दे। बिजनेस ऐसा नहीं चलता है। अब लोगों का डिसीजन सही था कि बिजनेस बंद नहीं करना है, लेकिन क्यों नहीं बंद करना है? बिकॉज यू आर बीइंग एबल टू मीट वेरिएबल कॉस्ट। बट व्हाट इफ योर सेल्स 10 के जगह 6,000 होता? सेल्स 6,000, वेरिएबल कॉस्ट 7,000। ओ माय गॉड, वेरिएबल कॉस्ट 1,000 रुपया मैंने मीट ही नहीं कर पाया। मतलब जो हम आपको सामान दे रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हम आपसे मीट नहीं कर पा रहे, तब कोई फायदा नहीं है, बंद करो। बंद करो, ऐसा प्रोडक्शन मत करो, ऐसा मत सामान बेचो। समझ में आ रहा है बात को? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लीज रेस्पॉन्ड। यस, वी विल ग्रेजुअली डिस्कस दैट थिंग विकी रॉन। अभी आप लोग वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो, अरे यार फिक्स कॉस्ट मीट नहीं करेगा तो लॉस हो जाएगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा? व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल मूव ऑन टू सीएमए फाइनल और सीए फाइनल? वहां पर एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है थ्रूपुट कॉस्टिंग। वहां पर तो दूसरा ही कॉन्सेप्ट चलता है, बाद में डिस्कस करेगा, अभी डिस्कस करने का कोई नहीं है। चलो, अब इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में एक इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके मेरा पूरा चैप्टर का कैलकुलेशन आ जाता है। आप लोग बचपन में, कॉलेज में कभी ना कभी ये चैप्टर किया होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर पहले अगर किया होगा तो आपको पता है, जो लोग दोज हु हैव डन दिस चैप्टर, कि सर ये चैप्टर तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। स्टूडेंट्स को हमको देखा है कि वो लोग एक कॉपी बना लेते हैं, पेज बना लेते हैं, वहां पर फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ रहता है, 15-20 फॉर्मूला, और एग्जाम के आगे उसको रटता है। जिंदगी में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स नहीं हो पाएगा, आई एम टेलिंग यू।
व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब मेरा सीए का ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, मार्जिनल चैप्टर नहीं हुआ था, मेरा दिमाग का ऊपर से निकल गया था। फिर ग्रेजुअली आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आपको फॉर्मूला रटने का है नहीं, आई एम टेलिंग यू। तो ये यानी कि जो अभी हम करवाएगा उसको ध्यान से आप याद रखना, दैट इज इनकम स्टेटमेंट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके सब फॉर्मूलाज आ जाएगा। प्लीज राइट डाउन इनकम स्टेटमेंट। आई होप यू ऑल आर कॉपीड दिस थिंग। रफ में अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी करके रखोगे तो बेटर होगा, सो दैट यू कैन रेफर दिस थिंग्स इन द फ्यूचर। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ सेल्स। वहां से व्हाट आई सेड, व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट, आवर इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को मीट करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है, ये पैसा से हम लोग क्या मीट करेगा, ये पैसा से हम लोग फिक्स कॉस्ट को मीट करेगा। दिस मीन्स दिस इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो लॉजिक समझो, नाम में भी इसका काम छुपा हुआ है। क्या काम है इसका? द एक्स्ट्रा सरप्लस दैट यू आर गेटिंग बाय मीटिंग द वेरिएबल कॉस्ट will be used or will be contributed in meeting fixed cost. That is, it is known as contribution. Getting me? Contribution के बाद fixed cost minus करेंगे. If your contribution is well and good, it is greater than fixed cost, then you will be getting a profit. If not, you will be incurring a loss. बट प्रॉफिट होगा तो बहुत ही बढ़िया है, लॉस होगा तो कोई मायूस का बात नहीं है, बिकॉज आप वेरिएबल कॉस्ट से मीट कर लोगे। यहीं पर अगर हम लोग इस एग्जांपल्स को डालेंगे, जो एग्जांपल मैंने ऊपर में डाला था, सेल्स मेरा 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 7,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 3,000 रुपीज आ जाता है। फिक्स कॉस्ट भले हम पूरा मीट नहीं कर पाया, फिक्स कॉस्ट कितना था? 5,000, आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3,000, तो अल्टीमेटली आपका 2,000 का लॉस आ जा रहा है। बट आप ये बात सोच के देखो, एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप बिजनेस नहीं करते, अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते, आपका फिक्स कॉस्ट तो लगता, हाँ या ना? आपने तो दुकान लेके बैठे हो, रेंट तो आपको देना पड़ेगा। रेंट कितना देता? 5,000। तो आप बंद करके आप हर महीना या हर साल 5,000 का लॉस इनकर कर रहे हो, तो इट्स बेटर ना बिजनेस को चालू करो। चालू करेगा तो देखो 2,000 का लॉस हो रहा है ओनली, बिकॉज यू आर बीइंग एबल टू मीट योर फिक्स कॉस्ट। 3,000 is contributed in meeting your fixed cost. It's good or bad? Obviously good. It's better than closing down the business and sitting idle in your home. डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये डिसीजन आपको कोई नॉर्मल पर्सन जिसको इस सब का नॉलेज नहीं है, वो लोग तो पहले बोलेगा यार क्या लॉस है, बिजनेस कर बंद करो। अब वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर क्या फायदा होगा, मेरा तो बिजनेस में लॉस ही हो जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस का जो लॉस स्टार्टअप में चल रहा है, अभी जो लॉस चल रहा है, ग्रेजुअली व्हेन योर सेल्स विल इंक्रीज, यू विल बी एबल टू मीट योर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या? आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है प्रोडक्शन करने का, बट अभी आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका उतना सामान बिकेगा नहीं। थिंक अबाउट माई सेंटर, मेरा सेंटर में 20 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, तो इसलिए मैंने 10,000 रुपया रेंट दिया, बड़ा वाला सेंटर ले लिया। अब स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट आया, तो इट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। ग्रेजुअली व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, से 10 स्टूडेंट अगर आएगा, क्या हम बैठा पाएंगे? एकदम बैठा पाएंगे, जगह तो है मेरा सेंटर में। तब तो हम आराम से फिक्स्ड कॉस्ट मीट कर लेगा और प्रॉफिट कमाने लगेगा। गेटिंग मी एवरीबॉडी? से हमने उतना सोचा ही नहीं, मैंने सेंटर नहीं लिया, हम अपना घर में ट्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्लासेस। अब घर में कितना जन को बैठा पाएंगे? 4 जन 5 जन मैक्सिमम। यहाँ पर थोड़ी पॉसिबल है, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मेरा घर है, यहाँ पर हम टेबल चेयर में बैठा के, डाइनिंग टेबल में बैठा के 10-12 जन को पढ़ाएंगे? नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ टीचिंग। तो हम 5-6 जन का एकोमोडेट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम। उसके बाद आई वोंट बी एबल टू अर्न मच। तो आई हैव थॉट अबाउट कि या मेरे पास कैपेसिटी है, आई नो स्टूडेंट्स आर देयर, उस हिसाब से मैंने सेंटर लिया, तो ग्रेजुअली द स्टूडेंट्स विल इंक्रीज एंड प्रॉफिट कमा लेंगे। स्टार्टिंग में आपका लॉस लगेगा, इसीलिए इफ यू कैन, मतलब मेरा इस एरिया में, आई स्टे एट न्यूलीपुर, इस एरिया में प्रॉपर्टी का वैल्यू काफी ज्यादा है। मेन रोड के ऊपर एक एक शॉप, छोटा छोटा शॉप, 300-400 स्क्वायर फीट का शॉप है।
मेन रोड के ऊपर है, तो उसका भाड़ा पता है महीने का कितना लगता है? 12-15 हजार, 16 हजार, 20 हजार रुपया का एक छोटा सा रूम का, शॉप का रेंट लगता है। तो वो एक स्टार्टअप दुकान खोलता है कोई, पेस्ट्री शॉप बोलो और फैशन क्या बोलते हैं उसका, इंटीरियर डिजाइनर बोलो, कुछ भी अगर खोलते हैं, फास्ट फूड सेंटर खोलो, तो ये लोग का क्या स्टार्टिंग में उसका सेल ज्यादा हो जाएगा? नो। हम देखा एक दुकान खुला है, कोई कस्टमर ही नहीं आता है, वो महीना में 25 हजार रुपया भाड़ा दे ही जा रहे, दे ही जा रहे, दे ही जा रहे, तो सर लॉस हो रहा है, एकदम लॉस हो रहा है। सर क्यों खोला है? क्योंकि उसके पास पता है कि अगर वो अच्छे बिजनेस करेगा तो उसका ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। सर घर का पैसा निकल जाएगा? नो। इसीलिए आप जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो वहां पर आपका एक पहले से बजट है कि हम इतना दिन तक भाड़ा देंगे, बिजनेस कुछ भी हो जाए, 5 महीना 6 महीना जो भी हो, 1-2 लाख रुपया का आपका एक रेंट के लिए अलग फंड बना हुआ है। तो जो भी आप पैसा उठाते हो मार्केट से, कैपिटल बोलो, लोन बोलो, आपका पहला काम रहता है कि फिक्स कॉस्ट को बीट करेंगे कितना दिन तक? 5 महीना 6 महीना 8 महीना जो भी हो आपका, उस टाइम लिमिट तक आप मीट कर लोगे। इन द मीन टाइम आपको सेल्स बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है, ग्रेजुअली कस्टमर्स बढ़ेगा तो यू विल बी एबल टू सी द प्रॉफिट। कोई भी स्टार्टअप स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में। परफेक्ट कंपटीशन। इज दिस ओके एवरीबॉडी? अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू मीट योर प्रॉफिट्स इफ यू आर डूइंग अ गुड बिजनेस। मूविंग ऑन। इनकम स्टेटमेंट के बाद ये जो इनकम स्टेटमेंट आया हम लोग का, यहां से वी कैन डिराइव फ्यू फॉर्मूलेज, बट हम फिर से बोलेंगे आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से रटो मत, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से रटो। अब सोचो प्रॉफिट कैसे आया? एक्सक्यूज मी, प्रॉफिट कैसे आता है? सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, राइट? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। क्या ये कोई फॉर्मूला हुआ? स्टूडेंट लोग इसी को फॉर्मूला समझता है, इसको रटता है, ये तो इनकम स्टेटमेंट से आ गया मेरा। ओके। बी, एक बात बोलो, ये जो इक्वेशन मैंने फॉर्म किया था माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट? फिक्स कॉस्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेम आएगा ना? तो एक बात बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो thus it is clear from this equation that contribution can be calculated sales minus variable cost है, वो तो स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है, या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल while calculating contribution। स्टूडेंट्स को सिर्फ ऊपर से ही देखता है, नीचे से भी तो आप जा सकते हो। अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, दोनों को जोड़ दोगे ना, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 10 कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला 2 आ गया मेरा। I'm again telling you, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, it's all the same thing that we are deriving from this income statement। Point number C, profit volume ratio, ब्रैकेट में पीवीआर बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, ये परसेंटेज में आता है। नाउ सर ये फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं, बचपन में हम लोग रेशियो वाला चैप्टर किए थे, जहां पर एक रेशियो हुआ करता था, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला था? जीपी बाई सेल्स। वही तो चीज हुआ यहां पर, जीपी के जगह कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन मतलब हम लोग का जीपी हो जाता है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। दिस इज नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब अगर आपको एग्जाम में पीवीआर निकालने बोलेगा तो ऑलवेज इसको इंटू 100 करके परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे। से हम लोग का ये वाला जो सम था, मेरा कंट्रीब्यूशन 3000 था, मेरा सेल्स 10,000 है, इंटू 100 कितना परसेंटेज आता है? 30%, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अच्छा, कभी कभार ये पीवीआर को हम लोग को बहुत सारा मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। तब मेरा सजेशन है आप इंटू 100 मत करना। तो मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इंटू 100 वी कैन राइट C/S
इज इक्वल टू इंटू 100 नहीं करोगे तो 3000 बाई 10,000 क्या हो गया 0.30। गेटिंग मी एवरीबडी। तो पीवीआर अगर आपको दे दिया जाता है एंड यू नीड टू कैलकुलेट सम मिसिंग फिगर्स, आप इसको यूज करोगे। इंटू 100 करके 30% मत लिख देना। नाउ एक बात बोलो, अगर आपको सेल्स पता है, सी नहीं पता, पीवीआर पता है, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? एस इंटू 30%। तो समझे नहीं? सी बाई एस इज इक्वल टू पीवीआर। 100 नहीं करके परसेंटेज साइन नहीं डाल रहे। सी बाई एस इज इक्वल टू पीवीआर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू व्हाट? एस इंटू पीवीआर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? याद रखना ये चीज को, यू विल हैव टू यूज इट। I'm again telling you, no need to learn by heart। आप अगर ये कॉन्सेप्ट को समझोगे, यहां से ये डेरिवेशन आ जाता है, नथिंग एल्स। अगेन पॉइंट नंबर ई, सी बाई एस मेरा पीवीआर आता है, राइट? देयरफॉर एस इज इक्वल टू, एस इस तरफ जाएगा, पीवीआर इसके नीचे आ जाएगा, सी बाई पीवीआर। तो पीवीआर का फॉर्मूला से हम लोग दो अननोन को निकाल सकते हैं। अच्छा, दोनों अननोन रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। कोई एक दे देगा तो दूसरा वाला निकल जाएगा बहुत ही इजीली। सेल्स देगा तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? इनटू करके। कंट्रीब्यूशन दे दिया तो सेल्स कैसे निकलेगा? डिवाइड करके। तो ये दो चीज का यूज काफी ज्यादा होगा आपका सम्स में। तो बी ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द फादर फॉर्मूलेज, माई सजेशन, आप लोग इसके बाद थोड़ा जगह छोड़ दो। जगह छोड़ोगे, कितने का जगह छोड़ोगे? हाफ पेज का जगह छोड़ दो, ठीक है ना? फिर यू स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल्स, बिकॉज दिस थिंग्स यू नीड टू बी वेरी, मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए आपको ये सब चीज, नहीं तो आगे में थोड़ा बर्डन हो जाएगा। एवरीबडी स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल, प्लीज लीव सम स्पेस। और 3-4 फॉर्मूला लिखने का जगह छोड़ के आप लिख लो। एग्जाम्पल में आ जाओ। सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। कैलकुलेट नंबर 1 पीवीआर, नंबर 2 sales when profit is equal to 50,000, number 3 contribution, sorry, profit when sales is equal to 30,000। पहला समय कर देंगे, फॉलो करो। यू ऑल डू विथ मी, और यू कैन डू इन एडवांस रन भी, मेरे से पहले भी आप कर सकते हो, बट फॉलो मी। सबसे पहला चीज क्या बोला है? पीवीआर बोला है। मेरा सजेशन है व्हेन एवर पॉसिबल आप एक बार इनकम स्टेटमेंट को बना लेना। सेल्स 50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 30,000, 20,000 मेरा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट 10,000। नंबर 1 पीवीआर,
यहां पर पीवीआर का आपको आंसर मांगा है तो आप पीवीआर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे, तो फॉर्मूला यू विल राइट सी बाई एस इंटू 100, ऑब्वियसली सी का फुल फॉर्म लिखोगे, एस का फुल फॉर्म लिखोगे। तो सी इन आवर केस वाज 20,000 and sales was 50,000 into 100, so therefore we are getting 40% PVR। ठीक है। नंबर 2, सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000, प्रॉफिट दे दिया आपको, एक बात बोलो, पीवीआर से सेल्स कैसे जाता है? क्योंकि पीवीआर कंपनी का जो रहता है ना वो मोटा मोटी चेंज नहीं होता है, वो कंपनी का पीवीआर सेम रहता है हर केस में। इट्स लाइक कंपनी ट्राइज टू मेंटेन दिस पीवीआर जीपी रेशियो के जैसा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, सेल्स निकाले थे कैसे, सी बाई पीवीआर करके, राइट। पीवीआर मेरे को पता है, अगर सी मेरे को मिल जाएगा तो मेरा एस आ जाएगा। एकदम संभाल के स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये वाला कंट्रीब्यूशन ले लेगा, नो, ये कंट्रीब्यूशन तो आपका 10,000 प्रॉफिट के लिए है। अभी प्रॉफिट चेंज हुआ, प्रॉफिट है 50, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है 10,000। एवरीबडी टेल मी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फर्स्ट फॉर्मूला में लिखाया था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, नीचे से जा रहा है, तो 60,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन पता है, पीवीआर पता है, सेल्स आ जाएगा ना, ये वाला पॉइंट नंबर ई का फॉर्मूला को यूज करके, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर, और सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 60,000 डिवाइडेड बाय 40% इज इक्वल टू 1,50,000। आंसर आ गया। मतलब अगर आपका सेल्स 1.5 लाख रुपया होगा तो आपका प्रॉफिट 50,000 होगा। आप इनकम स्टेटमेंट रफ में बना के क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन आपका प्रॉफिट 50,000 ही आ रहा है। आई वुड लाइक टू वेट ओवर हियर। सबको समझ में आया यहां तक 1 एंड 2? एकदम सिंपल सा सम है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, सेल्स पता है 30,000, पीवीआर पता है 40%। सेल्स से कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सर ये कहां से आया? ये वाला फॉर्मूला से आया है, कुछ नहीं है। तो C इज इक्वल टू एस इंटू पीवीआर। डू नॉट ट्राई टू लर्न द फॉर्मूला, पीवीआर को मनी मन सोच लो फॉर्मूला क्या है, वहां से C डिराइव करो। तो वी नो C इज इक्वल टू एस इंटू पीवीआर, 30,000 इंटू 40%, तो 12,000 रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अगेन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। इनकम स्टेटमेंट को सोचो, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट आता है। कंट्रीब्यूशन मेरे को मिल चुका 12,000, फिक्स कॉस्ट मेरे को पता है 10,000, देयरफॉर प्रॉफिट तो नहीं आया, लॉस हो गया 2,000 का। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये हम लोग का ये सम कवर हो जाता है, ओवर हो जाता है। ओके, तो हम लोग का यहां पर सेल्स दिया हुआ है 80,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, पीवीआर 50%। तो सेल्स इज 80,000, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स इंटू पीवीआर, 80,000 इंटू 50%, यानी कि 40,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, 40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट 10,000 है। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट आ गया हम लोग का 30,000। ठीक है,
इसके बाद आप देखोगे सेल से 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना है? तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 50% ऑफ 5 लाख, 2,50,000. Therefore, profit is equal to C minus fixed cost. Contribution is 2,50,000. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है 30,000. Therefore, मेरा प्रॉफिट आ जाता है 2,20,000 रुपीज. I hope this is clear everybody. इसका एक सेकेंड पार्ट है, एक सेकेंड, सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000. सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000. तो प्रॉफिट दे दिया आपको, फिक्स कॉस्ट आपको पता है 30,000, प्रॉफिट दे दिया है 50,000, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 80,000 रुपीज. सी इज इक्वल टू, सॉरी, एस इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई पीवीआर. कंट्रीब्यूशन 80,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर 50%, 1,60,000 रुपीज सेल्स आ जाता है. एक बात याद रखना, सेल्स ज्यादा होता है या कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है? सेल्स ज्यादा होता है, कंट्रीब्यूशन कम होता है, क्योंकि सेल्स से ही हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. तो अगर आपको सेल्स से कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आप सेल्स इंटू पीवीआर करोगे, परसेंटेज है ना, तो इंटू करेगा तो कम हो जाएगा. और अगर आपको सेल्स कंट्रीब्यूशन से सेल्स निकालना है, कंट्रीब्यूशन कम सेल्स ज्यादा, परसेंटेज को इंटू करेगा तो कम हो जाएगा, तो आपको सेल्स डिवाइडेड बाय पीवीआर करना पड़ेगा. परसेंटेज डिवाइड करोगे तो आंसर ज्यादा आता है. इन दिस वे यू कैन ऑल्सो रिमेंबर. फिर से बता रहे हैं हम आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कंट्रीब्यूशन कम होता है सेल्स से, तो सेल्स से कंट्रीब्यूशन जाओगे तो परसेंटेज आपको इंटू करोगे तब कम होगा, डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आंसर ज्यादा होगा. तो कंट्रीब्यूशन से सेल्स जाओगे तो आंसर मेरा ज्यादा होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर. ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर आपको पीवीआर फॉर्मूला है सी बाई एस अगर पता है उसको डेराइव कर लेना, बस सिंपल है. नाउ इसके बाद जो फॉर्मूला में आपने जगह छोड़ा था ना, वहां पर एक बार वापस आ जाओ. वहां पर लिखो आप लोग, हेडिंग दो, ब्रेक इवन सेल्स. हाफ पेज का जगह छोड़ने बोला था. सॉरी, ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है सेल्स at which there will be no profit, no loss. प्रॉफिट और लॉस जीरो आएगा. अब एक बात बोलो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एकदम फर्स्ट में इनकम स्टेटमेंट से सोचो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो. प्रॉफिट जीरो बोला मैंने, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, कैन आई से, फिक्स कॉस्ट. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. सर मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों सेम होगा. सर कब?
एट ब्रेक इवन। मतलब आपका सेल्स ऐसा रहेगा जिसमें कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगा, उस सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स कहलाएगा। तो फिर से बताइए, ऐसा सेल्स जहां कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम टू सेम, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट सेम टू सेम मतलब कंट्रीब्यूशन 10,000, फिक्स कॉस्ट भी 10,000 सपोज, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना होगा? जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वो सेल्स जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट एकदम सेम हो जाएगा, उसको ब्रेक इवन सेल्स कहलाता है। गेटिंग इट एवरीबॉडी? अब हम लोग को पता है कंट्रीब्यूशन से सेल्स कैसे जाते हैं। कंट्रीब्यूशन बाई पीवीआर करेंगे तो हम लोग का सेल्स आ जाता है। तो देयरफॉर यहां पर तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट सेम आ जाता है ब्रेक इवन में, राइट? तो फिक्स कॉस्ट बाई पीवीआर करोगे, जो सेल्स आएगा वो सेल्स मेरा ब्रेक इवन सेल्स होगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। लॉजिक डेरिवेशन हम आपको समझा दिया। एग्जाम में जब आपको ब्रेक इवन सेल्स बोलेगा, कोई भी इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो उस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर मत कर देना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर मेरा ब्रेक इवन सेल्स आएगा। तो फिर आपने ये क्यों समझाया? क्योंकि हमको पता है कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर करेंगे तो सेल्स आता है, और फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर करेंगे तो जो सेल्स आएगा वो ब्रेक इवन सेल्स होगा, क्योंकि एट ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेम टू सेम आ जाएगा। दिस इज द डेरिवेशन आई वांट एवरीबॉडी टू कॉपी, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। एक्सक्यूज मी, जल्दी से लिख लो प्लीज। आई थिंक दिस वाज पॉइंट नंबर एफ। इसके बाद आता है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब होता है आपका ब्रेक इवन सेल्स में नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन सेल्स में नो प्रॉफिट नो लॉस से आपका ब्रेक इवन सेल्स है 50,000 रुपया। 50,000 के नीचे बेचोगे तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और 50,000 के ऊपर बेचोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको समझ में आ जाता है कि मेरा कंपनी में ब्रेक इवन सेल्स 50,000 है, तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू सेल मोर देन दैट, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और कभी अगर मेरा 50,000 के नीचे होता है तो मेरा लॉस हो जाएगा। गेटिंग मी एवरीबॉडी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि आप सेफ कितना हो। सेफ कैसे होंगे? जब आपका सेल्स ब्रेक इवन के ऊपर होगा। तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स विल गिव अस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ने सपोज आपका सेल्स हो गया 60,000, ब्रेक इवन सेल्स 50,000, एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा 10,000 है। ये जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा बेचा, ये आपका सेफ्टी का मार्जिन है, क्योंकि आपका यहां पर प्रॉफिट होगा ये तो श्योर है। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, सिचुएशन टू सिचुएशन। ब्रेक इवन सेल्स डजंट चेंज, बट आपका जो करंट सेल्स है वो तो चेंज हो ही सकता है। तो आपको देखना है कि आप कितना से बच गया। अगर आपका सेल 70,000 होगा, ब्रेक इवन सेल 50,000, तो आप 20,000 एक्स्ट्रा सेल किया, दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कभी कभार मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम एमओएस करके बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आप निकालोगे सेल्स माइनस ब्रेक इवन, जब भी परसेंटेज होगा तो नीचे में सेल्स ही माना जाएगा, जैसे जीपी रेशियो, जैसे पीवीआर इंटू 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। कोई सम में अगर आपको पूछता है कैलकुलेट एमओएस, तो आप एमओएस रुपीस टर्म्स में भी एक्सप्रेस करोगे, एमओएस परसेंटेज के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करके आंसर निकालोगे। रिस्क नहीं लेने हम लोग को, एक भी मार्क्स हम लोग को छोड़ना नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फुल मार्क्स मिल जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला डिस्कस किया। Now everybody come to the question number 1. This is from my study material. Go through the question and I am giving you 2 minutes of time, 3 minutes of time. एक बार इसको कोशिश करो।
सबसे पहले इस सब में बोला है ब्रेक इवन सेल्स, पॉइंट नंबर ए। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट divided by PVR. Fixed cost is given to us 1,20,000. PVR is given to us 30%. ₹4 lakh is my break-even sales. इसके नीचे बेचेंगे तो लॉस, इसके ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट। पॉइंट नंबर बी, सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000। प्रॉफिट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट हमको पता है, फिक्स कॉस्ट नेवर चेंजेस अनलेस एंड अंटिल इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। So contribution is equal to fixed cost plus profit, 2,40,000। कंट्रीब्यूशन से सेल्स जाना है, सेल्स ज्यादा होगा तो परसेंटेज डिवाइड होगा। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाई पीवीआर। कंट्रीब्यूशन 2,40,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर 30%, 8 lakhs। I am telling you, whenever you will be writing any formula, please उसका formula के हिसाब से लिखो। Do not put directly sales is equal to 2,40,000 by 30%। ये 2,40,000 contribution कैसे आया? You will have to show this things, I am telling you, नहीं तो मार्क्स कटेगा। तो पार्ट बी हो गया हम लोग का। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। पार्ट सी, सेल्स दे दिया है 6 लाख, पीवीआर 30%, कंट्रीब्यूशन निकलेगा, कम होता है कंट्रीब्यूशन तो इनटू करके आएगा, सेल्स इनटू पीवीआर। वैल्यू नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख लिया, 1,80,000। प्रॉफिट इज इक्वल टू सी माइनस फिक्स कॉस्ट, 1,80,000 माइनस 1,20,000, प्रॉफिट 60,000। Understood everybody? Clear? Let us come to another sum. Sum number 3, those who have studied math. एक सेकंड ना, please go through this. Sum number 3 from study mat. Alpha Limited furnished the following information: सेल प्राइस 10 रुपया प्रति यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया प्रति यूनिट, फुल स्टॉप। It is expected that variable cost will increase by 20%. Okay, what will be the selling price per unit if the company wishes to maintain the same PVR? पीवीआर को सेम रखना है तो यानी कि आपको सबसे पहले कंपनी का पीवीआर कितना है वो देखना है। पीवीआर का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 10 माइनस 6। स्टूडेंट बोलते हैं सर पर यूनिट दिया हुआ है तो क्या हुआ? टोटल कंट्रीब्यूशन और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लोग बात सेम है। अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे हो तो सेल्स भी, सॉरी, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले रहे हो तो सेल्स भी पर यूनिट लेना। तो 4 रुपीज हो जाता है मेरा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेल्स भी पर यूनिट, 4/10 इंटू 100, 40%। ये है कंपनी का करंट पीवीआर। अब क्या होता है, कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? सिर्फ प्राइस बढ़ जाता है मटेरियल का, या लेबर लोग अपना वेजेस को बढ़ाना बोल रहे हैं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जा रहा है। पहले जो वेरिएबल कॉस्ट था उसके ऊपर आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा।
तो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 6 प्लस 20%, 7 रुपीज 20 पैसा पर यूनिट। सेल्स कितना होगा? ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई एक में अगर चेंज होता है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट कोई एक में अगर चेंज होता है तो पीवीआर बदल जाएगा। नहीं तो नॉर्मली सेल्स भी बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, सेल्स भी घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, सेम परसेंटेज से, तो पीवीआर कभी चेंज नहीं होता है। बट इन दिस केस ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पीवीआर भी चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन नो, कंपनी वांट्स टू मेंटेन द सेम पीवीआर, तो आपको सेल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स प्राइस कितना रखने पर आपका पीवीआर सेम होगा, यही चीज आपका क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, वी नो पीवीआर इज इक्वल टू C by S, let the revised selling price be X। आप S बोल के भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Therefore, revised contribution X minus variable cost 7.20 पर यूनिट ही चल रहा है सब। ओके, पीवीआर को 40% ही रखने बोला है, तो 0.40, 100 नहीं लिया मैंने, तो 0.40। सी आया मेरा x माइनस 7.20 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x। प्लीज सॉल्व x यहां से, तो आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगा 0.40x इज इक्वल टू x माइनस 7.20, तो 7.20 is equal to 0.60x, therefore x is equal to 7.20 divided by 0.60, 12 रुपीज आ जा रहा है आई थिंक, राइट एवरीबॉडी। पहले सेलिंग प्राइस कितना था? पहले सेलिंग प्राइस 10 था, अभी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया है ना, तो सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाओ आप, नहीं तो पीवीआर सेम नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? सेल्स दिया हुआ है मेरा, सम नंबर 4, 30 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख। आपको पीवीआर पूछा, इनकम स्टेटमेंट पूछा नहीं, तो यू कैन इग्नोर। पीवीआर का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स होता है, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 30 lakhs माइनस 6 lakhs 24 lakhs। पीवीआर इज इक्वल टू C by S into 100, 24 lakhs by 30 lakhs into 100, 80%। पॉइंट नंबर ये हो गया ए। पॉइंट नंबर बी बोलता है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर 80% इज इक्वल टू 10 लाख। मतलब अगर आपका सेल्स 10 लाख हुआ तो आपको ना प्रॉफिट ना लॉस होगा। ये दो पार्ट तो एकदम इजी था, इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट सी। लेट अस गो थ्रू ब्रेक इवन सेल्स। अगर सेलिंग प्राइस हम लोग कम कर दिए तो सेलिंग प्राइस चेंज करोगे तो आपका पीवीआर चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो सर यानी कि जो पीवीआर 80% था वो नहीं रहेगा? एकदम नहीं रहेगा। They have said about only selling price is changing, not
अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो योर पीवीआर विल गेट चेंज्ड। फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पहले था 8 लाख, अभी वो बढ़ के 1 लाख हो जाएगा, मतलब 1 लाख से बढ़ जाएगा तो 9 लाख हो जाएगा, रिवाइज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा मेरे को, बट रिवाइज पीवीआर भी हमको चाहिए। गेटिंग मी एवरीबडी? तो लेट अस स्टार्ट। सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा, एक सेकेंड, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ यूनिट्स तो नहीं दिया हुआ है कि आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालोगे, तो देयरफॉर टोटल सेल्स ही आप करो, 30 lakhs minus 10%, 27 lakhs. Variable cost, no change, 6 lakhs. Revised contribution, revised selling price minus variable cost, 27 लाख minus 6 लाख, 21 lakhs. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स आपको पता है 27 लाख, देयरफॉर रिवाइज्ड पीवीआर, ब्रेक इवन का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट आपको पता है 1 लाख से बढ़ जाएगा तो 9 लाख, पीवीआर क्या होगा वही तो निकाल रहा है, पुराना पीवीआर से करोगे तो सम गलत, रिवाइज पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन इज 21 lakhs, सेल्स प्राइस इज 27 lakhs। अगर आप इसको कैलसी में चेक करोगे 21 by 27 into 100, you will see the answer is not coming in a whole number, the answer is coming in decimals, वो भी recurring decimals. So therefore you can keep the PVR in decimal, but my suggestion, आप इसको excuse me 21 by 27 में ही रखो, into 100 मत करो, मतलब improper fraction में, इसको आप छोटा कर सकते हो, 3 sevens are 21, 3 nines are 27, 7 by 9, keep it like that instead of expressing it in percentage. ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट 8 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर 7 by 9, 9 लाख डिवाइडेड बाय 7 by 9 यानी कि इनटू 9 by 7, प्लीज सॉल्व। नाइन लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7, 11,57,143। सर एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जैसा क्वेश्चन देगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, एवरीबॉडी लेट मी नो यहां तक समझ में आए कि नहीं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सिर्फ ये क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन योर एग्जाम, देयर वाज अ टेक्निकल क्या बोलेगा मिस्टेक था इस सम में, यहां पर सम होना चाहिए था 1 लाख रुपया से फिक्स कॉस्ट घट गया है, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग वो लोग इंक्रीजिंग लिखा, तो यहां पर आपका फ्रैक्शन में आंसर आ गया, डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। तो एक बार हम आपको सॉल्व करवाना चाहता है, पार्ट डी बोल के आप लिखो, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इफ सेल्स was reduced
by 10% and fixed cost was reduced by 1 लाख, तब क्या होता? डायरेक्टली हम लोग ये वाला स्टेप से निकलेंगे, लिखेंगे BES इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई पीवीआर। पीवीआर में भी तो कोई चेंज नहीं होगा, 7/9 ही रहेगा। क्यों? सेल्स में 10% से ही फॉल हुआ है, तो 27 लाख हो गया है। वेरिएबल कॉस्ट जैसा था वैसा ही है। फिक्स कॉस्ट में 8 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 7/9, 7 lakhs डिवाइडेड बाई 7/9 मतलब इंटू 9/7, साथ साथ कट जाता है, तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स 9 लाख आ जाता है। ये मैंने राउंड फिगर में आंसर आ गया बिकॉज हम लोगों ने इसको ब्रेक इवन पीवीआर को 7/9 रखा था। व्हाट इज हम लोग पीवीआर को डेसिमल में रखते, क्या होता? 7/9 इंटू 100, ये 21/27 इंटू 100 अगर होता तो क्या होता आपका आंसर? 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100, तो 77.78%, राइट? तब आप 7 लाख डिवाइडेड बाई 77.78% को करो कैलसी में, देखो एग्जैक्ट 9 लाख में नहीं आएगा। 7 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 77.78, 8,99,974 आ रहा है। Getting it everybody? So that is why I kept the PVR in whole number, in mixed, improper fraction। 7/9 में रखेगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपका राउंड फिगर में नहीं आएगा आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप ऐसे इम्प्रोवाइज कर लेना क्वेश्चंस का आंसर्स को। PVR, instead of completing or expressing it in decimals, we have kept this thing like this only, so it will help you to solve। अब ऊपर में यहाँ पर डेसिमल आ रहा है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट तक जहां तक हो सके टू कीप इट सिंपल। तो दिस इज द केस ओवर हियर, वी आर डन विद दिस। एक सेकेंड प्लीज। I am giving you one sum to practice now। एवरीबडी इसको एक बार कर लो। सम नंबर, अरे क्या हो रहा है? Sum number 6 from the study mat। You are given the following particulars, calculate break-even point sale to earn a profit of 20,000। जब आपके पास फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया है, सेलिंग प्राइस 30 रुपया है। हम सिर्फ फर्स्ट वाला कर दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 15। Therefore, PVR is equal to contribution by sales into 100, 15 by 30 into 100, 50% मेरा PVR आ जाता है, राइट? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई PVR। फिक्स कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया, डिवाइडेड बाई PVR 50%, तो ब्रेक इवन सेल्स 3 लाख आ गया। सर यही आंसर है क्या? माइंड इट, यहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। ये ब्रेक इवन पॉइंट तभी निकल पाओगे जब आपको पर यूनिट सेल्स पता है।
पर यूनिट सेल्स अगर नहीं होगा तो ब्रेक इवन सेल्स ही ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो 3 लाख रुपया का सेल्स है और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस मेरा 30 रुपीज है। Therefore, how many units you need to sell? You need to sell 10,000 units. Break even point आ गया हम लोग का। This is the answer. तो सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब यूनिट्स में एक्सप्रेस करोगे। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ पर यूनिट डेटा इज गिवन। बहुत टर्म्स में ऐसा होगा पर यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला, टोटल सेल्स के बारे में बोला है, बट वो लोग मांग रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो छोड़ के मत आना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब तब ब्रेक इवन सेल्स ही हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स निकाल के छोड़ देना। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल पाया? बिकॉज हमको पर यूनिट डेटा वाज गिवन। तो ये हम आपको पहला पार्ट निकाल के दे दिया, पॉइंट नंबर ए। अब पॉइंट नंबर बी कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी लीविंग। थैंक यू एवरीबॉडी।